बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूसुफ खान आपके सामने फिर एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजॉरिटी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होते हैं। और आज का लेक्चर क्या है वो है कि कीथोड एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट मैं स्टार्ट लेता हूँ। ठीक है, इससे पहले जो आपने लेक्चर देखे हैं चैप्टर नंबर 2 में 2 लेक्चर मैंने दिए हैं। तो उसके पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि एटम डिविजिबल पहले नहीं समझा जाता था और फिर उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क आ गए जिसने ये प्रूव किया कि एटम डिविजिबल है। और वही एक्सपेरिमेंटल वर्क में आज पहला एक्सपेरिमेंट है जो कि एटम को प्रूव करते हैं कि ये तो डिविजिबल है। लेकिन वो आज के लेक्चर में हम उसी पॉइंट पे नहीं पहुंच जाएंगे जहां प्रूव करते हैं कि ये डिविजिबल है। तो वो इंशाल्लाह इसमें भी हो जाता है, लेकिन जो उनके प्रॉपर्टीज है असल में कैथोड रेज के, वहां से पता चलता है कि एटम डिविजिबल है। एक्चुअली वहां से पता चलता है। तो दिस वाज अ क्लू कि कुछ पैदा होते हैं, रेज है, कैथोड रेज उसको नाम दिया। और फिर उसके करेक्टराइजेशन से, प्रॉपर्टी से पता चला कि ये तो पार्टिकल है और ये फंडामेंटल है और ये इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो डियर स्टूडेंट, हम आज के लेक्चर में आज वहां तक बात करते हैं जहां तक कैथोड रेज डिस्कवर हो गए। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे लेक्चर को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि ये आवाज़ मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। इसमें आपके ताउन की ज़रूरत है और खुद भी फ़ायदा ले ले और बाकी लोगों को भी फ़ायदा लेने का मौका दे। ओके डियर स्टूडेंट, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आपको पता हो कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, मैं इस ट्यूब को बना लेता हूं। शायद इतना अच्छा मैंने नहीं बनाया है। तो यहां एक इलेक्ट्रोड है और यहां दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, सपोज ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां इनको अप्लाई किया है हाई वोल्टेज सोर्स। अच्छा, इस इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड और इस वाले को कहते हैं एनोड। और यहां ये जो आपको नजर आ रहा है, मैंने सिंपल बनाया है, ये चीज वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप। अच्छा, उसके बाद ये भी आपको पता हो, इस ट्यूब को हम कहते हैं क्रूक्स ट्यूब। क्रूक्स ट्यूब या गैस डिस्चार्ज ट्यूब। गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं और क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मैं इस पे काम स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन काम करने से पहले आपको थोड़ा वापस लेकर जा रहा हूं। तो वापस ये है कि पहले ये सोच थी कि एटम डिविजिबल नहीं है। उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक ये बात चलती रहती थी और लोग उस ज़माने के, उस ईरा के जो साइंस टेस्ट थे वो एक्सेप्ट कर गए कि ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि आगे कुछ सोचना पड़ता है। तो फिर विलियम क्रूक्स ने क्या किया, उसने ये सोचा या ये एक्सपेरिमेंटल वर्क किया कि अगर गैस हो, यहाँ गैस लेते हैं, तो गैस के ऊपर से कैसे करंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या होता है। तो टू पास इलेक्ट्रिकल करंट और द गैस या थ्रू द गैस, दिस वाज मेन आइडिया टू डिस्कस, टू एलाबोरेट फॉर द विलियम क्रूक्स। तो विलियम क्रूक ने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको स्टेप वाइज वो आइडिया दे देता हूं कि उसने गैस के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने का सोचा। तो यहां गैस के मालिक्यूल हैं, ठीक है, आपको पता हो
इसमें गैस के मॉलिक्यूल है। चूंकि इस ये ट्यूब डिजाइन क्या है, किसने, क्रूक्स ने, और इस पे काम भी उसने बहुत ज्यादा किया है, तकरीबन 35-36 ईयर उसने इस पे काम किया है। तो इस वजह से इस ट्यूब को क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं, विलियम क्रूक्स ट्यूब, या गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। गैस डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस ट्यूब से गैस को डिस्चार्ज करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और जो बाहर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या चीज़ है, वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप जो है वो इधर से गैस के मॉलिक्यूल को सक करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, इवैक्यूएट करते हैं इस ट्यूब को। तो जब यहाँ से गैस को डिस्चार्ज करते हैं, निकाल लेते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो गैस के निकालने की वजह से ये कहते हैं, लेकिन जिस बंदे ने ये इंट्रोड्यूस किया है, जिस पे ज्यादा काम किया है, उसकी वजह से उसको कहते हैं विलियम क्रूक्स ट्यूब। और वैक्यूम पंप का काम यह है कि यहाँ हम अपने टारगेट के मुताबिक, डिजायर के मुताबिक प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं। तो ये जब गैस के मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर नहीं निकालते हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा। और ये फिर डिजिटल होता है, इनके ऊपर मीटर से लगे होते हैं, चीजें होते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में, इस ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना है। तो ये डियर स्टूडेंट उसी ट्यूब के कुछ सेटअप है, और यहाँ इनके साथ हाई एनर्जी, हाई वोल्टेज का सोर्स कनेक्ट किया होता है। उसके बाद मैं स्टार्ट लेता हूं। सबसे पहले क्रूक्स ने क्या किया, फर्स्ट मैं इनको तकसीम कर दूं स्टेप वाइज। तो पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में एट ऑर्डिनरी प्रेशर, जब प्रेशर आम था, यानी यहां प्रेशर काफी था, जैसे आम यहां है, ठीक है, जैसे यहां प्रेशर है, जितना नॉर्मल प्रेशर होता है उतना ट्यूब के अंदर था। तो इस कंडीशन पे जब देखा गया, तो इस कंडीशन पे नो डिस्चार्ज अप, या मैं ऐसा कहूंगा नो करंट टू पास थ्रू द ट्यूब। इस आम कंडीशन पे यहां करंट पास नहीं होता था। although at हाई वोल्टेज पे भी ये करंट पास नहीं होता था। अब सवाल ये है कि करंट पास क्यों नहीं होता था, थोड़ा सा ये भी समझ ले। इसलिए पास नहीं हो रहा था कि अगर यहां से कोई सपोज, जो इसके अंदर फिनोमेना होता है, गैस आयोनाइज भी हो जाए, आयन से इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन उस वक्त नहीं थे, यानी नाम नहीं था, तो यहां से जब अगर जाते भी है इलेक्ट्रॉन, तो वो आगे गैस से इतने मॉलिक्यूल है या एटम है कि वो इनको आगे जाने नहीं देते हैं, तो यहाँ पहुंचना नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, तो लिहाजा इनके अंदर करंट पास नहीं होता है। तो करंट वाज नॉट अब्सॉर्ब्ड एट दिस ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ प्रेशर। अब क्या क्या उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या क्या, सेकंड स्टेप में नंबर 2, यानी सेकंड फेज ये है कि जब इसके अंदर when pressure is reduced to 0.1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये प्रेशर था, और वोल्टेज था 5000 से 10 किलो वोल्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन पे, यानी मेरा मतलब ये हुआ कि यहां प्रेशर कम कर दिया। जब प्रेशर कम कर दिया तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये कम हो जाएंगे, यानी इनको बाहर निकाल दिए गए। कुछ हैं अभी भी, लेकिन पिछले जैसे नहीं हैं, अब कम हो गए। यानी वैक्यूम पंप को रन किया, इधर से गैस को निकाल दिया, यहां प्रेशर कम हो गया, गैस के मॉलिक्यूल कम हो गए। अब जब गैस के मॉलिक्यूल कम हो गए, इस कंडीशन पे जब दोबारा रन किया, ये कंडीशन था, तो इस कंडीशन पे जब रन किया
तो ग्लो अपेयर इन दी ट्यूब। तो इस कंडीशन पे यहां पे ग्लो पैदा हो गया। अब सवाल ये है कि ये ग्लो क्या चीज है, ये क्यों पैदा हो गया, और इनका कलर किस चीज पर डिपेंड करता है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए यहां मैं थोड़ा रफ वर्क करूंगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपको ये पता हो यहाँ गैस के मालिक्यूल्स हैं। ये मालिक्यूल मोबाइल होते हैं, ये स्टेशनरी नहीं है, जाते हैं इधर भी जाते हैं इधर भी जाते हैं। लेकिन जब गैस के मालिक्यूल इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, अगर यहाँ गैस के एटम्स है या मालिक्यूल है, तो मुझे बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा एक्सपोज है। तो क्या होगा जब ये मालिक्यूल H2 है, इनके साथ इंटरेक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन एटम डिवाइड, यानी क्या मतलब हुआ, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है। जब ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है तो एटम मालिक ये जो इनके बीच में बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, एटम एटम। अब आपको पता है ये एटम फर्दर, ये भी तो कोई स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं होते हैं, ये भी मोबाइल होते हैं। तो आगे ये क्या करते हैं, आगे ये फिर मोबाइल है। अगर ये आगे मोबाइल है तो देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो और ये भी नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन इज आर नेगेटिव। अभी हम जानते हैं, पहले नहीं जानते थे लेकिन अभी तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब अगर ये एटम हो, हमें पता नहीं है कि इनके अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये जब भी इसके करीब आते हैं तो इलेक्ट्रोड जो है वो क्या करेंगे, उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये रिपेल करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला इधर से निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, तो इस यहाँ वैकेंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। और पॉजिटिव को क्या करते हैं, पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आप समझ गए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, या अभी जो हम इनको इलेक्ट्रॉन कहे या ना कहे, लेकिन जो पार्टिकल था वो जब चला गया, वो जब जाता है, तो आप मुझे बता दें, अगर ऐसे ऐसे पार्टिकल ज्यादा जाते हैं, एक तो नहीं होते हैं, एक एटम तो नहीं होता है, अगर ये आगे जाते हैं तो आपको ये भी पता है कि अब ये कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जाएगा टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि वो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव उनको रिपेल कर देंगे। तो जब ये उधर जाएगा, ठीक है, तो रास्ते में अगर गैस के मॉलिक्यूल है, एटम है, ये देखें, ये एटम है सपोज, तो आप जानते हैं कि अभी इसके अंदर प्रेशर कितना है, अभी इसके अंदर प्रेशर 0.1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो फिर भी तो कुछ गैस के एटम्स मौजूद होते हैं। तो जब ये पार्टिकल्स इधर आते हैं, ये रेज इधर आते हैं, तो आप बता दें क्या ये इनको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर जा सकते हैं। तो वो इस इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं यहाँ पे, उनको एक्साइट करके किस स्टेट में ले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन आपको पता है एक्साइटेड स्टेट परमानेंटली नहीं होता है और वो वापस आएंगे, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और ये अफबाउ प्रिंसिपल के खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जब नीचे शेल्स में, ऑर्बिटल्स में जगह हो तो आप ऊपर इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं। तो आप अब जानते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं कि लोअर शेल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल शुड बी फेल्ड फर्स्ट। तो आप जब ऊपर रखते हैं तो ये सिस्टम, चाहे मॉलिक्यूल हो या एटम हो, ये अनस्टेबल हो जाता है। तो आपको ये भी पता है कि कोई भी चीज यूनिवर्स में अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा क्या होगा, ये दोबारा वापस आएंगे, और ये जब दोबारा वापस आएंगे तो ये क्या देंगे, वो फोटॉन देंगे। वो फोटॉन जो दे देंगे, अगर ऐसे एटम ज्यादा हो, एक तो नहीं होगा, ज्यादा होंगे, तो अगर ऐसे एटम हजारों लाखों में होते हैं, क्योंकि ये प्रेशर जो है, ये जो मैं लिख चुका हूँ, ये 0.1,
इसके ऊपर भी यहाँ बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल होंगे। अब जब इस किस्म के ये फोटान निकलते हैं, ज्यादा निकलते हैं, अगर ये फोटान की वेवलेंथ विजिबल रीजन में हो, जो आप पढ़ चुके हैं 7 कलर जो है, अगर उस रीजन में ये है तो ये हमें कलर्ड नजर आ जाएंगे, नेकेड आई से नजर आ जाएंगे, बगैर किसी इक्विपमेंट के हमें नजर आ जाएंगे कि ये तो लाइट है, ये तो रोशनी है। इसी रोशनी को हम क्या कहते हैं? अगर ये लाइट हमें नजर आता है, इन लाइट को फिर हम कहते हैं ग्लो। तो इसी तरह यहां क्या पैदा होगा, आपको पता हो डियर स्टूडेंट कि ये ग्लो पैदा हो गया। अब ग्लो तो पैदा हो गया, ये आप समझ गए। इसके बाद सवाल यह है कि इस ग्लो का कलर आया सारे गैसेस के लिए फिक्स होगा या मुख्तलिफ गैसेस के लिए मुख्तलिफ होता है? तो बहुत ही क्लियर सी बात है, अगर ये एटम हाइड्रोजन का है तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का यहां से यहां एक्साइट करना, जो एनर्जी चाहते हैं वही एनर्जी किसी और के लिए नहीं है, उसके लिए कोई और एनर्जी होगी। तो लिहाजा जब आप यहां से यहां लेकर जाते हैं, एनर्जी डिफरेंट चाहिए, तो वापस आने पे भी एनर्जी डिफरेंट एमिट होगी। जब एनर्जी डिफरेंट एमिट होगी तो इनका वेवलेंथ, उनका कलर भी डिफरेंट होगा। तो मैं कह सकता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ग्लो पैदा होता है, ये पैदा क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्साइटेशन एंड देन डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स ऑफ गैस इन द ट्यूब। ये बात तो आपको समझ आ गई कि ये पैदा क्यों होते हैं, वो बात मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की यहां तक। उसके बाद आप ये भी समझ गए, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया कि इस ग्लो का कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम गैस को चेंज करते हैं ट्यूब में तो अकॉर्डिंगली ग्लो का कलर भी चेंज होगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन, तो ये किस किस्म का कलर है? ब्लू है। हाइड्रोजन गैस के लिए ये ग्लो जो है ये ब्लू कलर का है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर गैस के लिए ब्लू कलर का हो, दूसरी गैस के लिए कोई और भी हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, इस कंडीशन पे जो ऊपर मैं लिख चुका हूं, इस कंडीशन पे ठीक है, जब प्रेशर कम कर दिया फिर क्या हो रहा था? फिर इधर से इधर करंट आ रहा था। ठीक है, आपको ये भी पता हो इस कंडीशन पे इस कंडीशन पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज was observed in the ट्यूब। अच्छा, उसके बाद इस कंडीशन पे आप समझ गए जो मैं लिख चुका हूं, इसी कंडीशन पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। पहला कंडीशन क्या था वो आपको समझा चुका हूं, ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी प्रेशर था और यहां वोल्टेज हाई था, यानी यही इसी किस्म का था, लेकिन प्रेशर ये था। सेकंड नंबर पे प्रेशर कम कर दिया और ये जो था ये वही तकरीबन 5000 से 10,000 किलोवाट। तो यहाँ भी कुछ बातें हमें निकल आ गए, अपेयर हो गए। तो इससे आगे हम जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, ग्लो जो था, ग्लो के बारे में मैंने बात की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहां मजीद ट्यूब के अंदर यहां मजीद गैसेस को क्या कर दिए? निकाल दी, कम कर दी। तो वो थर्ड नंबर में इसको देता हूं, उसके लिए प्रेशर को मजीद कम किया, 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वोल्टेज जो था 10,000 वोल्ट कर दिया। अब इस कंडीशन पे जो था
तो लाजमी बात है थोड़ा सा हालात डिफरेंट कर दिए। अब सबसे पहले बात, जब आप थोड़ा प्रेशर कंपेयर कर दीजिए और ये, तो आपको पता हो कि इसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये पॉइंट को इधर ले जाऊं, तो ये पॉइंट को इधर ले जाऊं, फिर क्या करता हूँ, ये पॉइंट दोबारा इधर ले जाऊं, यानी 10 हो जाएगा, ये इधर से इधर 1 हो जाएगा। तो ये अगर 1 होता है तो वो 10 होता है। समझ आ रही बात? इसका मतलब ये है कि पिछला वाला प्रेशर 10 गुना ज्यादा है इस प्रेशर से, यानी इनके बीच में जो रेशो है 10:1 है। मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे मैं जो बात कर रहा हूं इसका ये मतलब है। पहले कितना प्रेशर था? 0.1। अब कितना प्रेशर है? 0.01। अगर आप रेशो निकालना चाहते हैं इन दोनों के बीच में, तो बहुत सिंपल है। इसको देखिए इधर, इसको 2 डिजिट ले जाओ, 1 हो जाएगा। इसको 2 डिजिट जब ले जाते हो, देखिए यहां ले जाएंगे, तो इनसे क्या बन गया? 10। तो क्या ख्याल है, अगर ये 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो तो ये 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो मुझे बताओ रेशो में फर्क है, यानी कितना गुना ये वाला ज्यादा है? 10 टाइम ज्यादा है। अगर ये 1 है तो ये 10 है। तो मेरा मतलब ये है कि प्रेशर को हमने 10 टाइम कम कर दिया। ये भी आपको क्लियर हो। ये जो मैं जा रहा हूं ये रफ वर्क है, साथ साथ आपको क्लियर हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जब यही प्रेशर किया तो फिर क्या हुआ, यहां से इस ट्यूब के अंदर, पहले ये समझ ले, क्यू क्यू ये ट्यूब के अंदर से जो ग्लो था वो डिसअपेयर हो गया। क्या हो गया? ग्लो डिसअपेयर हो गया। ग्लो डिसअपेयर। अब सवाल ये है कि ग्लो डिसअपेयर क्यों हुआ? इसलिए हुआ, आपको पता है जब मैं इसको मजीद वैक्यूम पंप चलाऊं, इसके अंदर गैस के मालिक्यूल इंतहाई कम हो, तो अब अगर यहां से ये नेगेटिव पार्टिकल जाते हैं इधर, जिसको हम अभी कहते हैं बस कैथोड रेज, जब इधर जाते हैं तो जितने गैस के मालिक्यूल यहाँ कम होंगे, यहाँ मालिक्यूल कम होंगे, तो इनको रास्ते में बाकी एटम्स या मालिक्यूल नहीं मिलेंगे, इंतहाई कम मिलेंगे। जब कम मिलेंगे तो ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का प्रोसेस भी ना होने के बराबर होगा। और जब ये डी एक्साइटेशन ना होगा तो इस किस्म के फोटान भी नहीं निकलेंगे। और जब ये नहीं निकलेंगे, वो तो विजिबल फोटान होते हैं, तो हमें कलर भी नजर नहीं आएगा। और जब नजर नहीं आएगा तो हम कहते हैं ग्लो डिसअपेयर हो गया। और आपकी किताब में इसको कहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो ब्लैक हो जाएगा। अब ब्लैक होने का ये मतलब नहीं है कि उनका कलर काला हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि जब लाइट आप लगा लेते हैं, ऑन होता है तो वो ब्राइट होता है, जब आप उनको ऑफ करते हैं, लाइट नहीं देते, तो हम इनको फिर पिछले वाले के मुकाबले में डार्क कह सकते हैं। तो डार्क का मतलब यह होता है कि उनके अंदर जो रोशनी है वो अब नहीं होगी। ओके, तो ग्लो डिसअपेयर एंड ट्यूब डार्क हो जाता है, ट्यूब डार्क बन जाता है, आपको ये पता हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट, मजीद कुछ ऐसे हैं, जब ये कैथोड रेज या यही चीज इधर जा रहे थे, तो सबसे पहले बात तो ये है कि अब जितने आपने यहां से गैस मालिक्यूल ज्यादा निकाले हैं, ये भी सीख ले, अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। जब यहां से गैस के मालिक्यूल ज्यादा निकाले हैं, तो आप मुझे बताओ इन गैस के एटमों से जो इलेक्ट्रॉन निकलने थे और इधर जाने थे वो भी कम होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो फिर करंट कम होगा। तो अब यानी वैक्यूम हो जाएगा। जब वैक्यूम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम नहीं होंगे, एटम के इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होंगे, फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा, तो करंट कम हो जाएगा। तो जब करंट कम होता है इट मीन रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ये मेरा मतलब है कि इस कंडीशन पे एट वेरी लो प्रेशर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत इंक्रीज हो जाएगा। एट लो प्रेशर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इस ट्यूब के अंदर से जो जा रहा हो करंट, वो
बढ़ जाएगा। ये बात समझ ले, मेजॉरिटी स्टूडेंट को पता नहीं होता है। ये मैंने इंक्रीज का, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन एटम को निकाल दें, तो जब इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे कुछ कुछ एटम से, तो वो कम होंगे। जब कम जाएंगे, जोर से जाएंगे, कम जाएंगे, तो फिर आप जितना करंट का, चार्ज का फ्लो कम होता है, उतना करंट कम होता है। और जब करंट कम होता है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने ये बात एक्सप्लेन की। उसके बाद यही कैथोड रेज जब यहाँ जा रहे हैं, वोल्टेज हमने ज्यादा किया, और जब जा रहे हैं, अगर ये यहाँ जा रहे हैं, तो देखिए ये भी सीख ले। तो कुछ कैथोड रेज अगर यहां से चले गए, सपोज ये इधर उधर हट के आते तो यहां है इस इलेक्ट्रोड की तरफ, लेकिन ज्यादा एनर्जी की वजह से अगर कुछ यहां हिट हो गए, ठीक है, यहां इन पे हिट हो गए, तो डियर स्टूडेंट जो कुछ ग्लास पे लग जाते हैं यहां पे, तो यहां क्या पैदा होगा? यहां पैदा होगा फ्लोरेसेंस। क्या पैदा होगा? फ्लोरेसेंस। अब मेरा ये मतलब है कि कैथोड रेज will give fluorescence when strike with wall of the glass। अब जब ये वॉल ऑफ द ग्लास के साथ लगेंगे, तो ये क्या पैदा करेंगे? फ्लोरेसेंस। अच्छा, अब यहां मैं कुछ मजीद बता रहा हूं। ये जो फ्लोरेसेंस है, ये भी क्या है? ये लाइट है। ये क्या चीज है? लाइट। ये भी ग्लास के जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, उनको एक्साइट करते हैं, जैसे उधर मैंने बात की है। उनको एक्साइट करते हैं, जब डी एक्साइट होते हैं तो उनसे भी रोशनी, लाइट निकल जाती है। उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। इस फिनोमेना को कहते हैं फ्लोरेसेंस। और उस मटेरियल को, यानी यहाँ जो ग्लास है, उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल। इस मटेरियल से जहां से लाइट हम पैदा करते हैं, उसको कहते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल, और इस फिनोमेना को कहते हैं फ्लोरेसेंस। तो डियर स्टूडेंट, इसी फ्लोरेसेंस का भी कलर होता है। अब इसका कलर, ठीक है, ये आपको पता हो, इट्स कलर डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ द ग्लास। तो यहां ग्लास के हम बात करते हैं, लेकिन अगर जनरल बात हो तो फ्लोरेसेंस का कलर डिपेंड करते हैं उसी चीज के कंपोजिशन पे जिससे वो पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा, जहां से वो रेज जा रहे थे, और जब रिफ्लेक्ट कर रहे थे या साइड जा रहे थे, तो पीछे जो है जिंक सल्फाइड का शील्ड था, और वहां पे चमक दे रहे थे। वहां जिंक सल्फाइड क्या था? फ्लोरेसेंट मटेरियल था। ओके, उसके बाद ये जो पैदा हो गए, तो विलियम क्रूक्स के लिए दिस वाज अमेजिंग रिजल्ट कि यहाँ जो रेज आ रहे हैं और चमक पैदा कर रहे हैं, तो इनको नाम दे दिया क्या चीज? कैथोड रेज। क्या नाम दे दिया? कैथोड रेज। अब इसको कैथोड रेज नाम इसलिए दिया, कैथोड रेज, कैथोड रेज नाम दिया गया बिकॉज इट कम फ्रॉम कैथोड साइड। ये कहां से आ रहे हैं? कैथोड के तरफ से आ रहे हैं, तो लिहाजा इसको नाम भी कैथोड रेज दिया गया। अच्छा, और जो फ्लोरेसेंस पैदा हो रहा था, वो एनोड साइड पे पैदा हो रहा है, वो कैथोड साइड पे पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो यहां आ रहे हैं तो यहां चमक दे रहे हैं। सो दिस वाज, यहां तक बात हो गई। अब 3 स्टेप्स में मैंने तकसीम कर दी। उसके बाद जे 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 थॉमसन आ गया। कौन आ गया? जे थॉमसन। तो मैं ये रफ पोर्शन मिटा देता हूं, ये वाला पोर्शन में मिटा देता हूं। तो जे थॉमसन ने, अब मैं यहां नीट लिखता हूं, रफ मिटाता हूं, सही है।
उसके बाद आ गया जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने क्या किया, उसने यही कैथोड रेस को करेक्टराइज किया। करेक्टराइज मतलब ये है, कैथोड रेस को करेक्टराइज किया मतलब उनके करेक्टर्स को, उनके प्रॉपर्टीज को मालूम की कि कैथोड रेस क्या चीज़ है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किधर जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल फील्ड में किधर जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे बातें फिर मालूम की। जब ये बातें मालूम कर दी, मजीद इन्वेस्टिगेट किया, तो फिर कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये तो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है। तो वो इसकी जो करेक्टराइजेशन वगैरह है, जो प्रॉपर्टीज है, ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। और उनमें भी कुछ लोगों ने मजीद काम किए हैं, मतलब पार्टिकल किसने मालूम किया, नेगेटिव किसने मालूम किया, वगैरह वगैरह। तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद एक चीज और बताता हूं, ये भी सीख ले। अगर आपको ये पता नहीं चलता है कि ये नेगेटिव पार्टिकल, ये कैथोड रेज, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको किसने कहा, जी जे स्टोनी, जी जे स्टोनी। लेकिन हम इसको बाद में नाम देते हैं, ठीक है, जब करेक्टराइजेशन हो जाए, इनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब सवाल ये है कि ये जो कैथोड रेज है, यहां से जो ये पैदा हो रहे हैं, ये कैसे पैदा होते हैं, ठीक है। तो इनके कई एस्पेक्ट्स हैं, सीख लें। क्रुक्स कोल्ड कैथोड यूज किया। कौन सा, कोल्ड कैथोड, यानी कैथोड ठंडा था। वो जो कैथोड इस्तेमाल किया उसमें कोई थर्मल इफेक्ट शामिल नहीं था, यानी उसमें कोई हीट अप नहीं किया था। जब ये थर्मल था, तो आप जानते हैं, मैंने अभी रफ वर्क में बात किया, ये नेगेटिव है। अगर इनको एटम आ रहे हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं? तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है तो पॉजिटिव यहां आएगा, ये कैथोड रेज पैदा हो जाएंगे। तो मेरा मतलब ये है, ये आपको बता रहा है कि कैथोड रेज कहां से पैदा होते हैं। कैथोड रेज, एक बात, आयोनाइजेशन ऑफ गैस, किधर से, कैथोड रेज कहां से पैदा होते हैं, फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ गैस इन द ट्यूब। दूसरी बात ये भी है, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये बात, यानी यहां से पैदा होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, ये पॉजिटिव पार्टिकल जब इधर आ रहे हैं, ये पॉजिटिव हो, तो ये जब इधर जोर से स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भी यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं, निकाल लेते हैं। इसको मैं ये लिखता हूं, तो ये भी निकाल लेते हैं, ये भी कैथोड रेज होते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा कैथोड रेज के, पॉजिटिव आयन स्ट्राइक विद कैथोड, सो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज फ्रॉम इट। ये दूसरा मेथड है, ये दो मेथड है, ठीक है। यहां मैंने दूसरा वाला मेथड एक्सप्लेन किया कि कैथोड रेज कैसे पैदा होता है, और वहां मैंने पहला वाला मेथड एक्सप्लेन किया कि कैथोड रेज कैसे पैदा होता है। अब यानी इनका मेन हम कह सकते हैं कि गैस है इनसाइड द ट्यूब, एट द एंड जो भी कैथोड रेज है वो बेसिकली इनसाइड द गैस जो है उनसे पैदा होते हैं। क्योंकि अगर यहां से निकलते भी हैं तो उनको फिर पॉजिटिव किसने प्रोवाइड करना है, ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इनसाइड द ट्यूब ओवरऑल इक्वल होते हैं।
और वो गैस होता है कि जितना उनसे इलेक्ट्रॉन निकाले उतना वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप मिला ले दोबारा वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और भी समझ ले, ये तो मैंने क्रूक्स की बात की जिसने कोल्ड कैथोड इस्तेमाल किया। अगर हम हॉट कैथोड इस्तेमाल करें, हॉट कैथोड, तो डियर स्टूडेंट अगर आप ये कैथोड हॉट इस्तेमाल करें तो फिर थर्मो आयोनिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, यानी सिर्फ ये होगा फिर इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इस पे, relatively easy to remove electron from the cathode। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी आपको पता हो कि हम ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि गैस इनसाइड द ट्यूब से कैथोड रेज पैदा होते हैं। अल्टीमेटली पैदा होना उसी से है, उसने अपने उसकी कमी को पूरा करना है जहां पॉजिटिव नेगेटिव की कमी हो। यानी ये पॉजिटिव पोर्शन और नेगेटिव पोर्शन पे मुश्तमिल होता है। नेगेटिव आज हमने बात की, वो कैथोड रेज हमने उनको कह दिया, और पॉजिटिव के बारे में अभी हमने बात नहीं की कि वो किधर जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो है कौन, वगैरह वगैरह। तो हमने नेगेटिव की बात की कि ये कैथोड रेज है। अगले लेक्चर में डियर स्टूडेंट मिलेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, किस चीज़ पे मुश्तमिल है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।